हेलो एवरीवन, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और अगला लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। बाकी सबने मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी करा दी, उसका एक लास्ट लेक्चर ये बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो भी बने थे, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, पेंटोज, शुगर, नाइट्रोजन, कैसे ये सारे बने थे, तो उनकी अब एब्जॉर्प्शन भी होनी ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग खाए तो जो भी हम लोग चीज़ खाते हैं उसका ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, ये हो गया डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन होने के बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने थे, स्मॉल प्रोडक्ट्स बने थे, तो उनका एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो हमारी बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है वो चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट्स वो कौन कौन से हैं जो कि ऑब्जॉर्प्शन जिनकी ऑब्जॉर्प्शन की जाती है। तो डाइजेशन के बाद जब इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ था, फाइनल डाइजेशन, तो उस टाइम प्रोटीन किस चीज़ में चेंज हुआ था? एमिनो एसिड में। ठीक है, एमाइनो एसिड में चेंज हुआ था। फैट किस चीज़ में चेंज हुआ था? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये सारे लास्ट प्रोडक्ट हैं, अब इनकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सारे अब एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च था वो किस में टूट रहा था? माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, इन सारे मॉलिक्यूल्स में, मोनोसेक्राइड्स में ये ब्रेक डाउन हो रहे थे। ये क्या था? मोनोसेक्राइड, यानी मोनो मतलब वन। अब ये वन मॉलिक्यूल, अब इसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, ये मोनोसेक्राइड्स हैं। और ये क्या था? पॉलीसेक्राइड्स था, पॉलीसेक्राइड्स था। ठीक है, तो अब इसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किस किस चीज़ से मिलकर बना रहता है? पेंटोज, सुगर, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट से, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना रहता है। तो उसी का ब्रेकडाउन हो गया, तो पेंटोज शुगर अलग हो गया, नाइट्रोजन बेसेज अलग हो गया, फॉस्फेट अलग हो गया, यानी तीनों अलग अलग हो गया। अब तीनों अलग अलग हो गए तो इनका साइज़ क्या हो गया? छोटा छोटा हो गया। तो अब ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं ब्लड वेसल वगैरह में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसका एब्जॉर्प्शन में। तो मेजर एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पूछा जाए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर कोई पूछे वाटर का भी अगर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है बाई ब्लड वेसल या फिर लिम्फ। यहाँ पे लिम्फ को लैक्टियल्स बोलते हैं, लैक्टियल्स। जब हम विलाई पढ़ेंगे आगे मैं बताऊंगी, तो उसमें लिम्फ वेसल्स को लैक्टियल्स बोला गया है विलाई में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बाई पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म। अब जो एब्जॉर्प्शन होगा वो तीन तरह से होता है। ठीक है, या तो पैसिव होगा, या तो एक्टिव होगा, या फैसिलिटेटेड होगा। ये हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पैसिव जिसमें एटीपी का यूज ना हो, एटीपी का यूज ना हो यानी एनर्जी ना लगे। एक्टिव, एक्टिव में एटीपी का यूज होता है, एटीपी यानी एनर्जी लगे। फैसिलिटेटेड यानी इसके लिए कोई प्रोटीन चैनल चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? कोई प्रोटीन चैनल, यानी किसी के थ्रू हो सके, कोई प्रोटीन चैनल हो, कोई आयन चैनल हो, उसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ये जो ब्रेक डाउन हुआ था ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज वगैरह का। अब जैसे ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, क्लोराइड आयन है, ये तीनों जो होता है सिंपल डिफ्यूजन है यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। इसका एब्जॉर्प्शन करते वक्त कोई एनर्जी का खर्च नहीं होता है। ग्लूकोज का समटाइम खर्च होता है, समटाइम्स नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों का एटीपी एब्जॉर्ब मतलब एटीपी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है उस टाइम। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। वही फ्रक्टोज है और कुछ एमाइनो एसिड है, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। इसके लिए सोडियम आयन जरूरी है। ठीक है, तो सोडियम आयन जरूरी है, यानी यहाँ पे ये क्या होता है? सोडियम आयन और साथ में फ्रक्टोज इस तरह से जाता है। ठीक है, इस तरह से ब्लड वेसल्स में जाता है, तो इसके लिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसी ना किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तभी जाके फ्रक्टोज और एमाइनो एसिड, कुछ एमाइनो एसिड कुछ जो होते हैं पैसिवली भी होते हैं, कुछ जो होते हैं एक्टिवली भी होते हैं एमाइनो एसिड, तो कुछ के लिए कोई चैनल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोटीन चैनल्स वगैरह की, तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर देखें ग्लूकोज और सोडियम आयन, ग्लूकोज और सोडियम आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स में, एक्टिवली। इसके लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए एटीपी खर्च होता है, एटीपी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
अब एक ब्रीफ आइडिया देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व होता है। ठीक है, माउथ है तो माउथ में भी तो डाइजेशन हो रहा था, स्टोमक में भी डाइजेशन हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं हो रहा था लेकिन वहाँ भी ऑब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो एक ब्रीफ आइडिया देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ का ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो जब हम लोग माउथ देखेंगे तो ठीक है, माउथ के नीचे जब हम टंग के नीचे देखेंगे तो हमें ब्लड वेसल्स दिखलाई देती है ब्लू कलर के। ठीक है, कैपिलरीज वगैरह दिखाई देती है। तो यानी वहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल्स रहेगा जो कि बहुत ही ब्रेक डाउन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे तो जो एब्जॉर्ब हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। तो कुछ ड्रग्स, कुछ ऐसे मेडिसिन्स वगैरह होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन माउथ में भी हो जाता है, डायरेक्टली माउथ में हो जाता है। कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ, जब वो म्यूकोसा, माउथ के म्यूकोसा, बकल कैविटी के म्यूकोसा के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कुछ ड्रग्स का, सर्टेन, सारे ड्रग्स नहीं, कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन माउथ में हो जाता है। लोअर साइड ऑफ टंग, टंग के निचले साइड में वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज जहाँ ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाती है। हम लोग टेम्परेचर वगैरह भी नीचे की तरफ मेजर करते हैं, माउथ में बहुत एक्यूरेट आता है क्योंकि वहाँ पे कैपिलरीज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थर्मामीटर को रखते हैं। ठीक है, अब जैसे एक मेडिसिन देखिए, सॉर्बिट्रेट है। सॉर्बिट्रेट एक ऐसा मेडिसिन है जिसको हम लोग सबलिंगुअल लेते हैं। कैसे लेते हैं? सबलिंगुअल, सब लिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, सबलिंगुअल उसके निचले हिस्से पे रखते हैं। ठीक है, तो जब एक्यूट चेस्ट पेन होता है, बहुत तेजी से चेस्ट पेन होता है, बहुत एक्यूट, बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, उस दौरान सॉर्बिट्रेट का एक टैबलेट होता है, उसको हम लोग टंग के नीचे रखते हैं और वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से, वहाँ डायरेक्ट ब्लड वेसल के कॉन्टैक्ट में ये पूरे बॉडी में बहुत तेज़ी से जाता है, हार्ट के पास बहुत तेज़ी से जाता है। ठीक है, इसका कोई डाइजेशन होने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस मेडिसिन का एक याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अब स्टोमक, स्टोमक में क्या चीज़ ऑब्जॉर्व होती है? स्टोमक में वाटर और सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। जब हम लोग ग्लूकोज वगैरह डायरेक्टली ग्लूकोज वाटर वगैरह लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन स्टोमक में भी हो जाता है। ठीक है, तो स्टोमक में हो जाता है तो हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता तो टाइम लगता है, लेकिन ये डायरेक्टली स्टोमक में जाता है, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, सिंपल शुगर वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, तो हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अल्कोहल, जो हम लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं जो लोग, उनकी भी एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? स्टोमक में। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सबसे मेन ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, जितना भी फाइनल प्रोडक्ट है डाइजेशन का भी, जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट्स दिखलाया था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजन बेसेस, वो सारे यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं और सबसे ज़्यादा वाटर भी यहाँ एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स वगैरह, आयंस वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, वो कैसे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए विलाई होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और इसके पास एक ऐसा सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोसाइट्स, मैं आगे बताऊंगी। जो इंटेरोसाइट्स है वो एक एब्जॉर्प्टिव सेल होता है, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने वाला सेल होता है। तो विलाई पहला सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, दूसरा इसके पास एक ऐसा सेल होता है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके पास विलाई होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये मान लेते हैं कि ये डियोडेनम है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम है। ठीक है, और इसमें इस तरह से फोल्ड बने होते हैं, ये डियोडेनम हो गया ना, तो इसी तरह के ऐसे 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 फोल्ड बने होते हैं। तो इस फोल्ड को हम बोलते हैं फोल्ड ऑफ कंक्रिंग्स या फिर पेलिकल सर्कुलरिस। ठीक है, इसको इस नाम से जानते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज ही ना कर दिया। अब मान लेते हैं कोई चीज़ एब्जॉर्ब होता है तो सिर्फ इतना ही में होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ इस तरह से पूरा इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, तो सरफेस एरिया को क्या कर दिया, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा पार्ट लेके हम लोग यहाँ देखते हैं।
तो जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए आप लोग, तो ये हो गया विलाई, ठीक है, ये पूरा जो हो गया ये क्या हो गया, विलाई, ठीक है। अब विलाई में ये छोटे छोटे आपको सेल्स दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे ये सारे सेल्स दिख रहे हैं, तो ये सेल्स क्या होते हैं, इंटेरोसाइट। यही सेल्स का मैं बात कर रही थी कि विलाई के पास एक ऐसा सेल होता है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो इस सेल का नाम क्या है, इंटेरोसाइट, जो कि एब्जॉर्प्टिव सेल होता है, ठीक है। इसके ऊपर छोटे छोटे फिर इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये और ज़्यादा माइक्रोविलाई और ज़्यादा सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये हो गया विलाई। विलाई के ऊपर और भी स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ये भी और ज़्यादा सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ एक आती है जो कि ब्लड वेसल्स म्यूकोसा वगैरह में इंटर करती है, ठीक है, म्यूकोसा से ही तो एब्जॉर्प्शन होगा ना, म्यूकोसा वगैरह में इंटर करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट्स। किस नाम से जानते हैं, क्रिप्ट्स। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये विलाई है तो एब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगा, तो वहाँ पे आर्टरी और वेन भी होने चाहिए, तो यहाँ पे वेन भी होती है और इधर आर्टरी भी होती है, और यहीं आर्टरी और वेन मिलके यहाँ पे क्या बना देते हैं, इसके ऊपर एक कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल कैपिलरी बना देते हैं, ठीक है, कैपिलरीज बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ये लैक्टियल्स है, लैक्टियल्स का मेजर रोल होता है फैट का एब्जॉर्प्शन में, फैटी एसिड प्लस में ग्लाइसरॉल एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है लैक्टियल्स, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मैं आगे बताऊंगी, इसकी साइज बड़ी होती है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली कैपिलरी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। ब्लड वेसल में जो पोर्स रहते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और इसका साइज बड़ा होता है तो नहीं हो पाता है, तो ये पहले लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होता है क्योंकि इसमें जो साइज रहता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, और इसमें एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड वेसल से मिल जाता है आगे जाकर और फिर ये ब्लड में छोड़ देता है, ठीक है। ये रहा ये विलाई का स्ट्रक्चर। अब देखिए विलाई क्या करता है कि 100 टाइम्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, लेकिन वही माइक्रो विलाई जो है 600 टाइम्स सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, 6 गुना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, यानी 6 गुना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब देखिए बाई कैपिलरी, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या क्या चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। इसका मतलब प्रोटीन का प्रोडक्ट और न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्ट और साथ में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसका प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए फैट का जो प्रोडक्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ब्लड वेसल में। इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, लैक्टिकल्स। लैक्टिकल्स क्या है, एक लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, ठीक है। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लैक्टिकल्स की, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक स्पेशल डाइजेशन देखना पड़ता है फैट का, ठीक है, क्योंकि फैट जो है ब्लड वेसल के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो फैट का एंड प्रोडक्ट क्या था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। मैं पूरा फ्लो डायग्राम में समझा रही हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है, वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये पानी में घुल नहीं पाता, ये घुलनशील नहीं होता है पानी में, ठीक है। तो जब ये पानी में घुलनशील नहीं होता है तो ब्लड में कैसे जाएगा, ये नहीं जा पाएगा, ये ब्लड में रिपेलिंग इफेक्ट डालेगा, ब्लड इसको ले ही नहीं पाएगा। मतलब जैसे हम तेल और पानी को एक साथ मिलाएंगे तो तेल तो ऊपर आ जाता है, ये जा ही नहीं पाता है पानी में, ठीक है, पानी में घुल नहीं पाता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हमको, एक तो इसका साइज बड़ा होता है, पहला इसका साइज जो होता है वो भी लार्ज होता है, लार्ज साइज होता है, ठीक है। दूसरा इनसॉल्युबल होता है, दो कंडीशन है। तो पहला इसको कि इसके साइज को हमको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसको सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन के लिए अगर इसका साइज बड़ा है तो हमको इसके साइज को छोटा करना पड़ेगा, इनसॉल्युबल है तो उसे सॉल्युबल बनाना पड़ेगा, दो चीज़ करनी पड़ेगी इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसका पहले क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक डाउन करते हैं इस फैटी एसिड का छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसे हम लोग बोलते हैं मिसल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, इस फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मिसल्स। फिर ये मिसल्स जो है कहाँ जाता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाता है।
अब देखिए यहाँ पे फिगर में ये हमारा डिओडेनम हो गया, ठीक है, ये म्यूकोसा हो गया, ठीक है, म्यूकोसा, ठीक है, ये म्यूकोसा हो गया। तो अब यहाँ पे ये फैटी एसिड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, जिसे हम लोग मिसल्स ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिसल्स ऑफ फैटी एसिड। अब ये मिसल्स ऑफ फैटी एसिड ये कहाँ गया? म्यूकोसा लेयर में चला गया। अब ये म्यूकोसा लेयर में गया तो वहाँ पे इसके ऊपर ये जो हम छोटे छोटे दिखला रहे हैं, ये इसके ऊपर प्रोटीन आके कवर कर लेता है, ठीक है। और जब प्रोटीन कवर कर लेता है तो प्रोटीन क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हो गया वो वाटर में क्या हो जाएगा? ये जो मॉलिक्यूल्स हो गया ये वाटर में सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल, क्योंकि इसके ऊपर अब प्रोटीन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि म्यूकोसा में जाता है तो वहाँ पे इसका रिफॉर्मेशन होता है, रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड। इसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़े जाते हैं, पहले मिसल्स बनाया जाता है, उसके ऊपर प्रोटीन का कोटिंग की जाती है फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। और इसके ऊपर प्रोटीन का कोटिंग होने की वजह से ये सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और जब ये सॉल्युबल हो जाता है तो अब तो ये लिम्फ में भी जा सकता है और ब्लड वेसल्स में भी जा सकता है, ठीक है, सॉल्युबल हो गया तो। लेकिन अभी भी ब्लड वेसल में ये ऑब्जॉर्ब नहीं होता है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि अभी भी इसकी साइज बड़ी होती है, ठीक है। हम लोगों ने छोटी करी इसकी साइज, लेकिन तो भी ये ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाता है क्योंकि अभी भी इसकी साइज बड़ी होती है। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ता है लैक्टियल्स का, ठीक है, क्योंकि लैक्टियल्स में हम लोग ब्लड वेसल्स ये अगर हो गया तो इसमें पोर्स छोटे छोटे हैं, और वहीं लैक्टियल्स में लिम्फ वेसल्स में पोर्स थोड़े थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो ये लैक्टियल्स में लिम्फ वेसल्स में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर यही लिम्फ वेसल्स आगे में जाके ब्लड वेसल से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, और ये ले जाके ब्लड में छोड़ देता है। तो अब देखिए काइलोमाइक्रॉन्स हैविंग लार्ज साइज, इसकी साइज बड़ी होती है, नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के थ्रू ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। सो एब्जॉर्ब बाय लैक्टियल्स यानी लिम्फ वेसल्स ऑफ विलाई, ठीक है, और यही लैक्टियल्स जो है आगे ले जाके इसे ब्लड वेसल्स में ब्लड में ले जाके छोड़ देती है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगा ये आपको समझ में आया होगा फैट का अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स वगैरह जो भी समझ आए होंगे और मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे की वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो बनाने के लिए। तो मैं प्रॉपर इसी तरह से ही बनाऊँगी और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।